लेकिन दीपक सर, 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था सीटों के लिहाज से, अगर उसको विधानसभा में ट्रांसफर करके जो तमाम जानकार हैं वो बताते हैं तो वो तकरीबन 122 सीटें थी जो पश्चिम बंगाल में जीती थी विधानसभा की 2019 के लोकसभा चुनाव के मौजूदा दौर में। अभी जो आंकड़ा है वो बीजेपी का 118 है, यानी लगभग 2019 के प्रदर्शन के आसपास बीजेपी अभी शुरुआती 2 घंटे में। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई तो ऐसा ही देता है, लेकिन अगर 2019 से 2021 की बात की जाए तो 2 दिन के अंदर हुगली नदी में, 2 सालों के अंदर हुगली नदी में बहुत पानी बह गया है। 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कमर तोड़ मेहनत की है। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के बड़े बड़े सिपा सालारों को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा पोलराइजेशन का एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार किया। उन्होंने वहां पर चाहे मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा का जुलूस हो, पंडितों को स्टाइपन देने का मामला हो या इमामों को सैलरी देने का मामला हो, सबको एक इशू के तौर पर बनाने और बुनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको 2019 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी मेहनत वहां पर की है, संगठन के स्तर पर भी की है और टीएमसी को तोड़ने के स्तर पर की है, मुद्दों के स्तर पर की है और राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से कैसे पैराशूट लैंडिंग पश्चिम बंगाल की धरती पर करी जाए, जिसमें बीजेपी एक्सपर्ट है, उस हिसाब से की है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर ममता बनर्जी को हराने में नाकामयाब रहती है तो मुझे ये लगता है कि एक फल है, पका हुआ है ऊंचे पेड़ पर, बीजेपी के नेताओं को उसको तोड़ना है, लेकिन वो आंधी में गिर जाता है, बीजेपी उसको तोड़ नहीं पाती। कमोबेश इसी तरह की बात पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए होगी अनुराग। बिल्कुल, लेकिन शमीम अहमद साहब, टीएमसी के नेता, 152 सीटों पर आप हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को भी अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी आप 164 सीटों पर बढ़त बना रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास ही रहने जा रहे हैं, सिमटने जा रहे हैं? पूरे 180 के आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं। अभी आप शुरुआती दौर में जब देखे थे तो लग रहा था कि बराबर बराबर लोग चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त अभी देखिए पार्टी के हालात बदलते गए और भी 2-3 लोग जाने टीएमसी 180 के ऊपर पा रही है, 180 के ऊपर पार करके ममता बनर्जी की बात तेरा हो गया है, घोषणा होना बाकी है। आप देखते रहिए जैसे जी, अपना ध्यान रखिए सर। खांसना इस वक्त बहुत ज्यादा डरावना और चिंताजनक होता जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन आप भी करते रहिए। शमीम साहब, चुनावी रैलियां आपने भी की होंगी, लगातार पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। लेकिन दीपक सर, ये बड़ा दिलचस्प होता है, नेता आखिरी दम तक लगातार अपने दावे करते रहते हैं। आपने सुना टीएमसी के नेता को, वो कह रहे हैं कि हम तो 180 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सीट तो कुल 292 ही है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, बिल्कुल, और नेताओं को इस तरह के दावे करने में मजा आता है। जो थोड़े ऊपर हवा में बड़ा चढ़ाकर वादे न करे वो नेता ही क्या। हमने कई ऐसे नेताओं को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात होती थी तो वो शून्य पर आ जाते थे। लेकिन यहाँ 2-3 घंटे अभी बचे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को खूब जबरदस्त दावे करने चाहिए। लेकिन अब देखिए, पिछले 15 मिनट से मैं एनालाइज कर रहा हूं अनुराग, 118 भारतीय जनता पार्टी और 152 टीएमसी, इस पर ट्रेंड जाकर 15 मिनट के अंदर रुक गया है। तो जो बात मैं और एनके सिंह कह रहे थे, 152 यानी बहुमत तक जाने के बाद ट्रेंड के रिवर्सल में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और मुझे फिलहाल वही दिखाई दे रहा है अनुराग। बिल्कुल, बहुमत के लिए जो जरूरी नंबर है वो 292 के हिसाब से 147 है। अभी टीएमसी 147 से 5 सीटें ज्यादा 152 पर बढ़त बनाए हुए हैं। एनके सिंह जी, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है सर 147 और 152 में? अगले 2 घंटे में बदलाव तो हो सकता है, जाहिर सी बात है। नहीं, मतलब आप इस तरह लेंगे तो बदलाव तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चांसेस एक जो जनरल एनालिसिस एनके सर माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त की एक और अपडेट आ रही है नंदीग्राम से, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं सर। शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी इस वक्त भी पीछे चल रही हैं और अब वोटों का जो आंकड़ा है वो 7000 का हो चुका है। 7000 वोट से पीछे चल रही है ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम में
ममता बनर्जी 7000 वोटों से पीछे चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और इनके सर, अगर यही जो फासला है वो और ज्यादा बढ़ता है तो बड़ी चुनौती टीएमसी के मनोबल पर, ममता बनर्जी के मनोबल पर। शुभेंदु अधिकारी 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं ममता बनर्जी से। दीपक सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप भी पूछिएगा। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल मैं एक सही बात कह रहे हैं बोलना आप। चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल बड़े सही है, दिलचस्पी से बिल्कुल वो जो सही है। वीडियोस अगर आते थे तृणमूल पश्चिम बंगाल से, सबसे वो देखा करता था इनके। सर मैं सिर्फ जी कहिए दीपक सर, कहिए। इनके सर आप कंप्लीट करिए, फिर मैं बोलता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है पॉइंट करने का। इनके सर आप बोलिए प्लीज। इनके सर कहें। अच्छा, नहीं, उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि यही ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करें और लगातार ये बढ़ता जा रहा है तो मेरे ख्याल से ममता के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अगर इधर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है, हाफवे मार्क क्रॉस कर जाते हैं, 147 मिल जाता है या इससे ज्यादा मिल जाता है, तो उसके बाद दिक्कत नहीं है और ममता ही बनेगी मुख्यमंत्री। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एकल नेतृत्व का फॉर्मेट है, लिहाजा ममता ही बनेगी, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कहीं से होता है कि बीजेपी और इसके बीच में 10 का डिफरेंस या 15 का है और ये 15 आपको अगल बगल से मिल सकता है, तो उस खेला होवे जब तब होगा, उसमें बीजेपी निकल जाएगी और तृणमूल रह जाएगी। लेकिन अब लगता नहीं है। जो ट्रेंड एनालिसिस मैं देख पा रहा हूं, ममता जी अगर यहां से देखें आप तो नंदीग्राम से लूज करने जा रही हैं, ये अब कहा जा सकता है क्योंकि ये गैप लगातार मेंटेन हो रहा है। फिर भी आधे घंटे और आप देख लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कहां जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। दीपक सर, आप अपनी ऑब्जर्वेशन साझा कीजिए। मैं अनुराग ये कह रहा था कि मैं बड़े कीनली देख रहा था जब चुनाव हो रहे थे वेस्ट बंगाल में कि वहाँ का लोकल मीडिया क्या कहता है, जो यूट्यूब चैनल से वो क्या कहते हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल पर एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें नंदीग्राम से जो महिलाएं और पुरुष वोट देकर निकल रहे थे उनसे बातचीत की गई थी। लगभग 1000 के आसपास महिला और पुरुष होंगे जिनसे वो बातचीत की गई थी और 65 से 70% लोग उसमें बोलते हैं कि हमने दीदी को नहीं दादा को वोट दिया है। और दादा से उनका मतलब शुभेंदु अधिकारी भी था, दादा से उनका मतलब मोदी भी था, क्योंकि वहां पर मोदी की फैन फॉलोइंग भी बड़ी थी, खासतौर से उज्ज्वला योजना के कारण, खासतौर से शौचालय के कारण। तो ये मैं बात बता रहा हूं लगभग 4 हफ्ते पहले की, जब वोटिंग वहां पर खत्म हुई थी और उसके बाद। और जब मैंने उसमें 65 से 70% लोगों को ये बोलते देखा था कि हम ममता के पक्ष में नहीं, ममता के खिलाफ वोट डालकर आए, तो मुझे लगा था कि शायद नंदीग्राम के परिणाम ये चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसीलिए मुझे कतई आश्चर्य नहीं हो रहा है अगर तीसरे चौथे राउंड के बाद भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे रहते हैं तो। जी धीरेन्द्र पुंडीर, 7000 सीटों का फासला, 7000 वोट का फासला है इस वक्त ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में। और जैसा एक्सपर्ट्स और तमाम हमारे सहयोगी कह रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी कह रहे हैं कि ये फासला आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। क्या कुछ इनपुट आपके पास? देखिए, जब याद कीजिए हम लोगों ने सुबह शुरू किया था तो मैंने कहा था कि वहाँ बीजेपी खुश हो सकती है क्योंकि लगभग 10,000 के करीब का ये एक वहाँ जीत का आंकड़ा माना जा सकता है जो शुभेंदु के इर्द गिर्द रहना चाहिए, जो अभी चूंकि अभी फाइनल हो जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ कई दिन वहाँ रहे लगातार, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2, ये 2 लड़ाइयाँ हैं जो वहाँ 2 ब्लॉक्स की लड़ाइयाँ हैं, जिसमें से मुस्लिम वोटर की संख्या भी वहाँ 60 से 65 हज़ार है या 70 हज़ार तक है, बाकी हिंदू उसमें बाकी सब है। और वहाँ हम लोगों को ये दिख रहा था कि ममता बनर्जी जिस तरह का रिलेशनशिप 2007 से उन्होंने शुरू किया था उसको मेंटेन करने के लिए लड़ती दिख रही थी, वो कोशिश करती दिख रही थी कि उस इमोशनल टच को वापस ला सके। लेकिन शुभेंदु चूंकि वहाँ जिस भी मंदिर में वो जा रही थी वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ होता था जिस पर हम अनुराग बाद में नज़र डालते थे, उस पर लिखा होता था कि इस जगह पर 5 लाख का दान उन्होंने दिया, शुभेंदु अधिकारी ने दिया। जिस सड़क पर हम जाते थे उस पर बोर्ड लगा हुआ होता था, इस सड़क को वहाँ के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बनाया। यानी ममता बनर्जी जिस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रही थी, टूटे हुए तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, शुभेंदु वहाँ उसके साथ निरंतर थे। और उस पूरे बीच में 2007 से लगभग 14 साल के इस बीच में ममता बनर्जी ने कभी वहाँ उस तरह से अपने समय को जोड़ने की कोशिश भी नहीं की और शुभेंदु को एकमात्र ताकत दी हुई थी जिसका इस्तेमाल शुभेंदु ने अपनी छवि बनाने में किया। तो मुझे लगता है वो एक ऐसी सीट थी जहाँ पहले से लग रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है जो हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे कि दिक्कत अभी नहीं आएगी नंदीग्राम की जीत से शुभेंदु
शुभेंदु की दिक्कत तब आएगी जब मामला बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट पर होगा और जीते हुए विधायकों का मनोबल उनकी अकेली उस लीडर से टूट जाएगा जिसके करिश्मे पर वो बाकी तमाम जगह जीत कर आए हैं। ये तमाम जो लड़ाई है ये पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की कल्ट के बीच में है। इसके अलावा तीसरे लोग सिर्फ उस शतरंज की जो हम लोग एक देखते हैं बिसात, उस पर जगह भरने के लिए हैं, लेकिन पूरी लड़ाई दोनों तरफ से उन्हीं के कल्ट के। लेकिन दीपक सर, ये जो 7000 वोट से पीछे चलना ममता बनर्जी का पॉलिटिकली एक नसीहत है कि अपनी बुनियादी कर्मभूमि को कभी ना छोड़ा जाए। नंदीग्राम वही जगह थी ममता बनर्जी के लिए। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को जितना व्यक्तिगत तौर पर मैं जाता हूं, जितना व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी को मैं जानता हूं उनको लगभग पिछले 25 सालों से, और शुरू के 7-8 साल तो मैंने बेहद नज़दीक से उनके साथ काम किया है, मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, और कई और संदर्भ में भी। और मैं ये कह सकता हूं ममता बनर्जी नी जर्क रिएक्शन देने के लिए मशहूर है। वो जानती हैं कि उनको ये लगता है कि अगर वो 1 सेकंड में, मतलब पलक झपकते डिसीजन कर देंगी तो शायद वो उनके पक्ष में चले जाए। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ना भी उनका एक नी जर्क रिएक्शन था। अगर वो बैठती, अगर वो उसको एनालाइज करती, अगर उन सिचुएशंस को वो समझने की कोशिश करती, तो वो मान के चलती कि नहीं, शुभेंदु उनसे 21 पढ़ेंगे, वो 19 पढ़ जाएंगी। अगर जहां तक बात की जाए नंदीग्राम की, तो ऐसे में ममता डिसीजन नहीं करती, लेकिन ममता समय पर नी जर्क रिएक्शन लेने के लिए मशहूर है, नी जर्क रिएक्शन करने के लिए मशहूर है। वो आगे भी नहीं देखती है, पीछे भी नहीं देखती है, दाएं का भी नहीं सोचती है, बाएं का भी नहीं सोचती है। शुभेंदु अधिकारी 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त अपनी और बढ़ा ली है। 8000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, और अगर ऐसे में ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। लेकिन ममता बनर्जी सरकार बना लेती है तो ममता बनर्जी के लिए भी दुविधा बड़ी होगी। हालांकि एकल लीडरशिप की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का हारना अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। ऐसे में बीजेपी वहां हार के भी जीतेगी, और टीएमसी अगर जीतती है तो भी हार जाएगी। ममता बनर्जी अगर हारती है तो इस सिचुएशन को हमको समझना होगा। जी, लेकिन दीपक सर हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं और आप उनको बधाई दे सकते हैं कम से कम मौजूदा वक्त में असम के लिए, जहां पर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 64 और बीजेपी ने बढ़त बना ली है 70 सीटों पर। दीपक नमस्कार, आप बधाई। जी, मैं उनको बधाई तो दे सकता हूं असम के लिए, लेकिन आरपी सिंह साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में कैलकुलेशन कहां गड़बड़ाया गया शुरुआती रुझानों में? चिंता मत करिए दीपक, मैं वही कह रहा था कि और 2 घंटे बाद मैं वापस अभी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कि 2 घंटे बाद आपके चैनल पर वापस आऊं और बधाई आपसे बंगाल की भी दूंगा। और एक समझ लीजिए, पार्टी विदाउट द लीडर, पार्टी विदाउट ममता बनर्जी कैसी पार्टी होगी, क्या हालत होगी। जैसे जादवपुर में वासुदेव भट्टाचार्य के हारने के बाद जो लेफ्ट पार्टी का हुआ, वही हाल इनका होने वाला है। सुनिश्चित समझिए, ये नंदीग्राम वाटरलू होगा बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए, ये स्पष्ट है। इसमें आप सुनिश्चित समझिए, सिर्फ नंदीग्राम नहीं, थोड़ा 2 घंटे से का समझ लीजिए। मुझे फीडबैक है, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको कुछ बोल दूंगा पर अच्छा लेंगे। आप थोड़ा देर 2 घंटे भर का समय दीजिए, आपको किस किस पॉकेट से कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार हो रहा है वो दिखेगा। दीपक जी, हमारे साथ शमीम अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता। शमीम भाई के पास में चलता हूं। शमीम भाई, क्या ममता बनर्जी का नी जर्क रिएक्शन था, यानी एकाएक फैसला कर देना कि नहीं मैं तो कूदने वाली हूं नंदीग्राम में, क्या ये फैसला उनको दुख पहुंचाने वाला है, पॉलिटिकल सेटबैक साबित होगा? क्योंकि नंदीग्राम में 8000 की बढ़त, अब अगर वो शुभेंदु अधिकारी से जीतती भी है तो पहले उनको 8000 पाटना पड़ेगा और फिर उसके बाद 2-3 हजार से आगे होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बड़ा अपहिल टास्क होने वाला है ये। देखिए, ममता बनर्जी इसी निजक डिसीजन के लिए ममता बनर्जी है, और ये जो आप 8000 का जो वोट आगे दिखा रहा है, ये चौथे राउंड का काउंटिंग चल रहा है। अभी भी 26 राउंड का काउंटिंग बाकी है। अभी 4 से 5 राउंड का काउंटिंग हुआ है, अभी 25 से 26 राउंड का काउंटिंग बाकी है। अभी खेला इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, आगे देखिए, काउंटिंग चलने दीजिए और 2-3 घंटे की बात है, पता चल जाएगा। अभी तो एक साइड के खुला है, दूसरी तरफ आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। 4-5 राउंड में आप किसी को नतीजा नहीं बना सकते हैं, ये वो भी 8000 वोट। हम लोग देखे हैं 50,000 वोट से पीछे होने वाला आगे निकल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ममता बनर्जी भी जीतेगी वहां पे, ये हम लोग को पूर्ण उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है। इनके सर क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? मेरे और पास मैं जो आपको ये जानकारी बता दूं, मैं है जी दीपक सर कहें। अनुराग, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो शमीम भाई बोल रहे थे मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जो मैंने एग्जिट पोल देखे थे पोलिंग स्टेशन से वोटर्स के बाहर निकलते हुए, जो कैमरे पर एक सोशल मीडिया के व्यक्ति ने लिए थे, हालांकि किसी भी वोटर से पूछना कि आपने किसको वोट दिया है ये गलत होता है, लेकिन सोशल मीडिया है, उसकी कोई बंधन या उसकी कोई सीमाएं तो है नहीं। तो उन्होंने बाकायदा पूछा था दीदी को कि दादा को, शुभेंदु को कि ममता को, मोदी को कि ममता को, मोदी को कि शुभेंदु को। और सुबह से लेकर शाम तक जितने वोट आए थे, जो 65 से 70% का कॉन्फ़िगरेशन वोटिंग परसेंटेज में बता रहा हूं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है, शुभेंदु के फेवर में जाता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यानी आगे के दौर के रिजल्ट्स भी जो आपको खुलते हुए ईवीएम से दिखेंगे, उसमें यह आश्चर्य आपको दिखेगा कि वो परिणाम भी मोटे तौर पर ममता के समर्थन में नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने आज बेट भी लगाई है, इनके सर को पता है कि नंदीग्राम में ममता के लिए अच्छी खबर नहीं आएगी। इनके सर क्या आप अपने अनुभव के आधार पर सर कैलकुलेट करके बता सकते हैं? नंदीग्राम विधानसभा में 2,60,000 के आसपास कुल वोटर हैं, जो जानकारी है 80% के आसपास मतदान हुआ, यानी कुल 2 लाख वोट डले हैं। और अभी जो अंतर है तृणमूल और बीजेपी के बीच में वो 8,000 वोट का है, तकरीबन 5% के आसपास का अंतर अभी बना हुआ है सर। देखिए अनुराग, इसमें दीपक जी के फॉर्मुलेशन में 2 कमजोरियां हैं। सोशल मीडिया का जो उन्होंने देखा है, उनको ये नहीं मालूम है कि उसने नेगेटिव वाला कितना सप्रेस किया है। जो ममता के फेवर में था उसको उसने कितना सप्रेस किया है और सेलेक्टिवली उतना ही दिखाया है। इसलिए उसमें ओपिनियन दीपक जी ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट बनाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा फ्लॉड होगा। पहला तो ये। दूसरा, नंदीग्राम में अगर ये परसेप्शन था जनता का तो पूरे बंगाल में भी होना चाहिए भाई। वही उज्ज्वला तो बाकी जगह भी बटा है ना, लेकिन ये एक्चुअली डेवलपमेंट प्लान पे इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये तो कम्युनल कंसोलिडेशन, और बहुत साफ है उसमें कि आप अगर ममता ने इतने दिनों में अपीसमेंट किया है, लेफ्ट पार्टीज ने किया है, तो रिजल्टेंट कंसोलिडेशन होगा। इसमें कहीं कोई समझने की बात ही नहीं है। ऑब्वियस है ये कि भाई दूसरी कम्युनिटी जो है वो नाराज होके होगी ही। तो उस समय आपके नहीं समझ में आया, लास्ट में जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी, बीजेपी उड़ा के ले गई पूरा का पूरा। और लॉस ममता का काफी है, क्योंकि अगर बीजेपी 2019 की टैली तक अपने को स्टैंड करा लेती है या 1-2 कम रहती है स्टेट इलेक्शन में, तो सीधी सी बात है कि लॉस ममता का हो रहा है। ठीक है, सरकार बन जाएगी वो अलग बात है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों फॉर्मुलेशंस को देखा जाए और अभी तक जो ट्रेंड आए हैं, ये जो 5% का अंतर, कुल वोट में 5% का अंतर, मैं हारने को तैयार हूं दीपक जी से। सर इनके सर दीपक सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। शाम तक ही स्थिति स्पष्ट होगी, पर हम 3 से प्रारंभ हुए थे और हमें चुनौती ये दी गई थी कि 100 सीट भी नहीं आएगी। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैजिक नंबर है वो भी पार करेंगे। प्रशांत किशोर ने जो चैलेंज किया था, अब क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर से? वही मैं कह रहा हूँ कि ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेकर क्या कहें? शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। दीपक जी वो करें 3 से 100 के पार तो हमने पहुंचा दिया है, 2 घंटे इंतजार करो। एक बात ईमानदारी के साथ कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में कहनी पड़ेगी। जितने भी एग्जिट पोल चल रहे थे, तब मैंने सब में कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू और कमेंट देखा था। उसमें उन्होंने बाकायदा माना था कि हम 200 सीट तक नहीं पहुंच रहे। तो अब की बार 200 पार का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर उन्होंने उसी दिन विराम लगा दिया था। इसलिए आज जो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं वो बहुत संभल कर, सतर्क होकर बोल रहे हैं। मैजिक नंबर क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े दावे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन्नत की हकीकत अब बीजेपी को भी पता लग गई है। उनको पता है कि आखिरी के 3 फेजेस में उनके लिए मामला उतना पॉजिटिव नहीं रहा है जितनी उनको उम्मीद थी। दूसरी बात, मैं जो सोशल मीडिया की बात कर रहा था, सोशल मीडिया में मैंने सर 40% कंसेशन इस बात का दिया हुआ है
कि जो आदमी इंटरव्यू कर रहा था वो घोर मोदी विरोधी है, अगर उसके बस में चले तो वो सब वोटर से पकड़ के बुलवाता कि नहीं मैंने ममता को वोट दिया है। अब चूंकि उसके कैमरे पर यह कहा गया है कि नहीं हम तो शुभेंदु अधिकारी को वोट दे के आए हैं, तो मैं 30% का कंसेशन और उसके अंदर मान लेता हूं और तब मैं 60 से 65% लोगों के बारे में बोल रहा हूं। तो वो कैलकुलेशन मैंने प्लस माइनस का एरर कैलकुलेशन करके रखा हुआ है वहां पर। इनके सर बिना नाम पूछे बताइए सर। हाँ बिल्कुल सही है, दीपक जी सही कह रहे हैं कि अगर ये वो लोग हैं और ये जानते हैं एक वर्ग है जो कि एंटी मोदी बैशिंग करता रहता है, एक वैसा ही है जो कि एक मोदी भक्ति करता रहता है, तो भारत में तो ये है। लेकिन अगर उन लोगों को लिया है दीपक जी ने तो बिल्कुल सही है उनका एनालिसिस कि तब मैसिव ये वो होगा, जो ममता जी की हार होगी वो काफी जबरदस्त होगी, क्योंकि अगर ये परसेप्शन रहा है तो सीधी सी बात है कि ये ट्रेंड अभी बढ़ेगा और ये लगातार वाइडन होता है, ये गैप जो है ये बढ़ता जाएगा। और बिल्कुल दीपक जी सही कर, और मैं हारने को तैयार हूं इसके ऊपर। जहां तक राज्य की बात है, राज्य में अगर ये गैप मेंटेन हो गया है तो अब ये मेरे ख्याल से चलेगा। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट अगर और रुक जाएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार टीएमसी बनाने की स्थिति में हो जाएगी। और 146 से जैसे ही यहाँ पे 147 पे आते हैं तो मैजिक मार्क 147 है। और चूंकि 2/3 मेजॉरिटी से पार्टियां टूटती हैं तो अब तृणमूल ऐसी बड़ी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता, बीजेपी को कोई तोड़ नहीं सकता। तो जो छोटी पार्टियां हैं अगर नैरो गैप होता तो तोड़ लेती, लेकिन जिसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गया है उसके बाद तो स्टेबल सरकार है, बहुत ही मजबूत सरकार रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये आधे 10-15 मिनट और रह गया तो मुझे लगता है कि तब हम लोग ये कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी आने जा रही है। आरपी सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दीपक सर थोड़ा फैक्टर्स को समझने की कोशिश करता हूं आपसे भी। पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक वोटर है, खासकर जो मुस्लिम वोटर है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं 2.5 घंटे की इस काउंटिंग के बाद? 155 टीएमसी, 121 बीजेपी। देखिए मेरे हिसाब से जो पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोटर है वो एनमास तो नहीं लेकिन 70 to 80% ममता बनर्जी के साथ गया है। अगर परिणाम 155 के फेवर में आते हैं तो जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वहां पर वो महिला वोटर्स का है। यहां पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री महिला है, महिलाओं के अंदर उनकी एक सिंपैथी है। और दूसरा, मोदी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो इज्जत घर हो, या फिर शौचालय हो, या फिर अनाज देने की बात हो कोविड कॉल में। ये कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर ममता और मोदी के अंदर कड़ी टक्कर है। लेकिन जहां तक बात है कि मोदी और ममता में नंबर 1 कौन, नंबर 1 की परिस्थिति किसको मिलती है पश्चिम बंगाल के पोलिंग के आधार पर, तो उस पर कड़ी टक्कर है। लेकिन जहां तक माइनॉरिटी वोट का सवाल है, एक तरफा ममता बनर्जी के खाते में दिखाई देता हुआ जाता जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लेफ्ट के जो 6 नंबर देख रहे हैं, जो आधी से ज्यादा सीटों में, मैं कहूंगा बहुमत से सिर्फ 10 कम सीटों के परिणाम अभी तक सामने आ चुके हैं। वरना इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो है और लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर 6 सीटों पर ना होते, कम से कम 50 सीट उनके खाते में होती तो ममता जीती है। तो जिस पोलराइजेशन जिसका हम ये कह रहे थे कि इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, उस पोलराइजेशन का जबरदस्त फायदा टीएमसी को भी होता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। आरपी सिंह साहब आप इस बात से सहमत हैं कि आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी भी नहीं लुभा पाई, या बीजेपी लुभाना ही नहीं चाहती थी और लेफ्ट गठबंधन भी नहीं लुभा पाया? देखिए मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि एक सर्टन सेक्शन ऑफ वोटर में, मुस्लिम वोटर्स में एक कहीं ना कहीं गुरेज है, परंतु उसमें भी महिला वोटर ने, आप शाम तक देखिएगा आपके जो आउटपुट्स आएंगे उसमें महिला वोटर्स हमको खूब अच्छे ढंग से वोट देंगे। और जो मेरे पास फीडबैक है, और जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे हैं और आपने जो सर्वेस देखे हैं वहां पर सोशल मीडिया के, ऐसी सोशल मीडिया के फीडबैक्स मैंने भी देखे हैं। इसमें मुस्लिम महिला बहुत अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में वोट दे रही है। एनके सिंह सर, आपको लगता है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र था पश्चिम बंगाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में सीएए लागू कर देंगे, हम घुसपैठ को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे, धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं होगी, अदालत से पूछना नहीं पड़ेगा, ये जो इस तरीके की बातें बीजेपी ने घोषणा पत्र में की थी, क्या इसका कुछ असर पड़ा है मुस्लिम वोटर पर, ताकि वो टीएमसी की तरफ झुकता नजर आ रहा है? 157 सीटें हो गई हैं टीएमसी की रुझान में। एनके सिंह सर।
बिल्कुल सही कहा आपने। इस खेल का एक अजीब सा है कि आप जितना ही एक्सेस करेंगे तो दूसरी पार्टी उतना ही ज्यादा कंसोलिडेट होगी और ये दो तरफा चलता है। ममता बनर्जी ने जो शुरुआत में जो प्रो मुस्लिम जेस्चर लिया था उससे ये बीजेपी को रास्ता मिला हिंदू कंसोलिडेशन का, और आप देख रहे हैं कि वो कहां पहुंची है। लेकिन तारीफ ममता बनर्जी की ये है कि इतने बड़े जंग में अगर वो रिटेन कर लेती हैं तो इसका मतलब है कि उनका कुछ जो उन्होंने काम किया है, जैसे दीपक जी महिलाओं का कह रहे हैं, बिल्कुल सही कि उज्ज्वला से देश में महिलाएं बहुत खुश हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है पूरे देश में, और यही वजह है कि मोदी जी की मकबूलियत 36% वोट में दिखाई देती है। लेकिन क्या ममता ने नहीं किया? तो अगर आप भाग्यश्री रूपाश्री स्कीम्स देखें जो महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए था, उसकी भी अपील है। सोशल इंडिकेटर इस दौरान अगर आप देखें तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है कि वेस्ट बंगाल में सोशल इंडिकेटर कंपैरेटिवली काफी अच्छे रहे जी। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ये सब रहा। लेकिन अगर इस आंधी में बीजेपी के, जिसके लिए हर लगभग प्रयास किया गया, अगर उसमें भी ममता अपनी गवर्नमेंट रिटेन कर लेती है तो ये मेरे ख्याल से रिव्यू करना पड़ेगा कि ममता का वो प्लस पॉइंट्स क्या थे जिसने बीजेपी को न्यूट्रलाइज कर दिया। दीपक सर, आपको लगता है कि जो बीजेपी के घोषणा पत्र में बातें थी, सीएए, घुसपैठ, दुर्गा पूजा, इन मुद्दों को भी ममता बनर्जी ने भुनाने की कोशिश की है मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से, साथ ही साथ जो चंडी पाठ करती नजर आई वो चुनाव के दरमियान, उसका भी फायदा मिला? अगर 157 सीटों पर बढ़त मिल रही है बीजेपी को, टीएमसी को, निसंदेह चंडी पाठ का फायदा तो मिला, क्योंकि अगर मुसलमान एक तरफा भी उनको वोट देते थे तो वो 157 सीटों पर नहीं होती जी। हिंदुओं में भी कुछ ऐसा सपोर्ट बेस है जो तृणमूल कांग्रेस का परंपरागत सपोर्ट बेस है, जिसमें कुछ पिछड़ी जातियां शामिल है, जिसमें कुछ वो लोग शामिल है जो कैडर से तृणमूल से जुड़े हुए हैं और उनका परिवार पूरा उनके लिए वोट करता है, ऐसे लोग भी शामिल है। और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दूर से तो बेहतर ढंग से देखना पसंद करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता और बंगाली प्राइड के साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है इन 3 फैक्टर्स के लोगों ने वोट दिया है, और सिर्फ मुसलमान वोटों से 157 सीटें टीएमसी नहीं पा सकती है, बड़ी साफ बात है। तो कुछ और सेक्शन का वोट उनको मिला है, कौन सा ये सेक्शन है इसको समझना पड़ेगा, महिलाएं इसमें कितनी है ये उनको समझना पड़ेगा। हालांकि जैसे सीएए की बात आपने की है तो मतुआ समाज जो सीएए से सीधा प्रभावित है, ये माना जा रहा है 80% वोट मतुआ समाज ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया है, आदिवासी समाज ने किया है। तो उन सीटों का रिफ्लेक्शन कहाँ है? तो मुझे लगता है थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। 121 157 हो चुके हैं, अभी भी परिणामों के आने में जो समय है, उसका जो समय लग रहा है उसका हमें इंतजार करना चाहिए और देखना ये होगा कि ये क्या रिवर्सल होता है। क्योंकि अगर ऊपर से वोट बैंक का कैलकुलेशन किया जाए तो ऐसे में बीजेपी का अपर एज दिखाई देता है, लेकिन अगर अपर एज निगेटिव एज में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण है इसको भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब ये आंकड़ा कहीं जाकर ठहर जाता है। अभी भी मुझे लगता है इसमें फेरबदल होने के कुछ चांसेस हैं। अनुराग, आरपी सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर सर, धर्म के आधार पर वोटर्स? देखिए, हम लोगों ने कभी धर्म के आधार पर वोट मांगा नहीं। हम लोगों ने अभी उज्ज्वला स्कीम की बात हो रही थी, इज्जत घर की बात हो रही थी, किसानों की समान निधि की बात हो रही है। हमने तो कहा हम बंगाल में जो लोग हैं उनको, जो किसान, उनको किसान निधि देंगे सुनिश्चित किया, और पिछड़ा जो बैलेंस है वो भी देंगे, जरूर देंगे। तो हमारा एजेंडा तो सबको मिलाकर है। और अगर बिजली पहुंची है तो ये पूछकर ही पहुंची कि आप मुसलमान का घर हो, या हिंदू का घर हो, या किसी और धर्म का घर हो, किसी और जाति का घर हो। तो इसलिए ये एक लेबलिंग करना कि नहीं भाजपा तो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, ये गलत है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब, मेजर मोहम्मद अली शाह हो सकता है आपसे पूछें, लेफ्ट के नेता हैं, कि आपने फिर कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया पश्चिम बंगाल में? जी, मैं उसका भी उत्तर पहले उसका शुरू में उत्तर देता हूँ आपको, ताकि उनको मौका ना। देखिए, हमारा जो टिकट देने का जो मामला रहता है वो ये रहता है कि जीतेगा कौन, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन नीचे क्या है उसकी जीत के अनुसार। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमको चुनाव जीतने के लिए हम लड़ते हैं, इसलिए नीचे हमारे हिसाब से, हमारा वोट बैंक के हिसाब से, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके हिसाब से हम टिकट देते हैं। परंतु कभी हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमान हो इसलिए वोट मत दो, या आप हिंदू इसलिए वोट दो, कभी ये नहीं होता। मैं जो बात कह रहा था कि बिजली जब किसी के घर में पहुंची तो ये पूछकर नहीं पहुंची कि ये मुसलमान का या हिंदू का। जिस गाँव में बिजली पहुंची ये पूछकर नहीं पहुंची कि ये हिंदू का या मुसलमान का है। और जो सम्मान निधि दी जा रही किसानों को, वो ये पूछकर नहीं दी जा रही कि आप हिंदू या मुसलमान हो। या आयुष्मान भारत देश भर में दिया जा रहा है, तो वो
11 करोड़ के लगभग लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत मिल रहा है, उनको ये पूछ कर यार कि आप हिंदू या मुसलमान हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो इस सरकार का अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सेकंड राउंड की सरकार है, उसमें पहला फैसला याद करिए क्या, 30 मई को सरकार बनी और 10 जून को फैसला क्या हुआ कि देश के 5 करोड़ मिनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये इसी सरकार का फैसला, किसी और सरकार का नहीं है। जी ठीक है, तो आप करें कि आप अंतर नहीं करते हैं